Hello friends, welcome to the platform of Perfection IAS. My name is Naman Jain and in today's video lecture I will be continuing with my topic of monetary policy. In my previous video lecture I had discussed with you functions of RBI, I had discussed basics regarding RBI, Reserve Bank of India, and I had also discussed what is exactly monetary policy. और उसमें एक बहुत important function जो हमारा रह गया था जिसे आज हम कवर करेंगे, दैट इज़ गोइंग टू बी कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट. सो रिमेंबर दिस लेक्चर इज़ इन कंटिन्यूएशन विद माई प्रीवियस लेक्चर. इन केस यू हैवंट वॉच्ड इट, सो प्लीज़ डू लुक आउट इन द प्ले लिस्ट, आपको वो लेक्चर मिल जाएगा और मॉनेटरी पॉलिसी पार्ट 1 के नाम से मिलेगा. सो आप उस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद इसे कंटिन्यू कर सकते हैं. सो मॉनेटरी पॉलिसी पार्ट 2 and I am continuing with the function of RBI. One of the most important functions of RBI is controller of credit. RBI is controller of credit. Now, I mean, what is exactly credit here? Credit की परिभाषा क्या है यहाँ पे? So, I'm sure आप में से कुछ लोग क्रेडिट कार्ड्स यूज़ कर रहे होंगे या आपके फैमिली मेम्बर्स, पेरेंट्स क्रेडिट कार्ड्स यूज़ कर रहे होंगे. कुछ फैमिली मेम्बर्स ने शायद लोन भी लिया होगा बैंक से, राइट? सो क्रेडिट क्या है? क्रेडिट टिपिकली उन लोन्स को रिप्रेजेंट करता है जो हमारे कमर्शियल बैंक्स देते हैं, राइट? सो credit here simply refers to loans given by commercial banks to various sectors in the economy, right? Various sectors in the economy based on the larger interest of economy as a whole. So हमारे जो कमर्शियल बैंक्स अलग अलग सेक्टर्स को, जैसे फॉर एग्जांपल अभी खारिफ की फसल बोई जानी है, तो खारिफ की फसल बोई जाने के केस में मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वो टाइम पीरियड चल रहा है, तो खारिफ की फसल बोई जाने के केस में देयर मे बी अ नीड टू गिव आउट लेट्स से लोन्स टू मिडिल फार्मर्स, स्मॉल इनकम फार्मर्स, राइट? सो जो मीडियम स्मॉल स्केल फार्मर्स हैं उनको लोन देने की रिक्वायरमेंट हो सकती है. सिमिलरली ऐसे ही मान लीजिए इंडस्ट्रियलाइजेशन धीमा पड़ रहा है ना, कुछ सेक्टर्स जो है वो पिक कर सकते हैं ग्रोथ, तो ऐसे केस में उन सेक्टर्स को प्रॉपर क्रेडिट पहुंचाने की भूमिका कौन निभाएगा? बैंक्स निभाएंगे, राइट? और ये जो क्रेडिट पहुंचाए जा रहे हैं, जो पैसे दिए जा रहे हैं उधार के रूप में, लोन्स के रूप में, इन्हीं को हम क्रेडिट कहते हैं, ठीक है ना? सो मैं कह रहा हूँ आरबीआई क्या है? आरबीआई सिंपली कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, ठीक है? अब इस फंक्शन को समझने के लिए लेट मी ड्रॉ सिंपल एनालॉजी, ठीक है? एक सिंपल सा एक एग्जांपल से समझते हैं इसे. सो आप इमेजिन करिए एक बहुत बड़ा गार्डन है, राइट? सो आई हैव दिस ह्यूज गार्डन स्पेस विद मी, है ना? एक बहुत ही बड़ा गार्डन, मतलब जिसकी सीमाएं जो हैं आप नाप नहीं सकते, आप मेजर नहीं कर सकते हाउ बिग ऑफ अ गार्डन दिस इज, राइट? नाउ देयर इज़ वन सेंट्रल गार्डनर दैट इज़ प्लेस्ड, ठीक? तो इस बहुत बड़े गार्डन में, पूरी स्क्रीन जो है ये मेरा गार्डन है, इस पूरे गार्डन में एक हमारे पास सेंट्रल गार्डनर हमने अपॉइंट कर दिया, है ना? इसको बोल दिया हमने चीफ गार्डनर, लेट्स से चीफ गार्डनर है ये, और अलग अलग सेक्शंस में हमारे पास अलग अलग तरह के पौधे उग रहे हैं, राइट? ट्रीज, shrubs, right? Different set of flowering plants, shrubs, etc. All of these things are growing in this garden, right? Now you can understand that one single chief gardener cannot take care of this entire garden space. भाई ऐसा गार्डन भाई जिसकी सीमाएं नहीं नाप पा रहे आप, इतना बड़ा है ना? तो हर तरह के पौधे की क्या रिक्वायरमेंट है, हर तरह के ट्री की क्या रिक्वायरमेंट है, या किस सीज़न में किसको कितना पानी चाहिए, क्या न्यूट्रिएंट चाहिए, ये अकेला चीफ गार्डनर तो मैनेज नहीं कर सकता, राइट? तो ये चीफ गार्डनर क्या करता है? अलग अलग हिस्सों की देखभाल रखने के लिए ये क्या करेगा? गार्डनर रख देगा, गार्डनर्स आ जाएंगे, ठीक है? और ये चीफ गार्डनर क्या करेगा? ये सीजन के अकॉर्डिंग, समय के अकॉर्डिंग, है ना, ये एक जनरल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पब्लिश करता रहेगा. तो चीफ गार्डनर ने एक जनरल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस निकाल दिए. ये क्या है हमारा? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. जैसे फॉर एग्जांपल बरसात का मौसम है, कम पानी देना है ना? सूखे का मौसम है, थोड़ा ज़्यादा पानी देना है,
विंटर सीजन अप्रोचिंग है तो भैया उन पेड़ों को जो है कवर करना है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करना है कई जगहों पर, राइट। सो ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है किसके लिए इशू किए जा रहे हैं, ये सारे सेट ऑफ गार्डनर्स के लिए इशू किए जा रहे हैं कि भाई जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से ही ट्रीट करके यू शुड अलाउ द गार्डन टू ब्लूम, है ना। कोशिश क्या है कि भाई ये जो पूरी बागानी हमने क्रिएट किया ना, ये बगीचा हमने जो क्रिएट किया, पूरा गार्डन जो हमने क्रिएट किया, इसके अलग अलग हिस्से जो हैं वो अलग अलग टाइम पे जो ब्लूम करते हैं वो ब्लूम करते रहें, आगे ग्रो करते रहें, है ना। कोई फ्लावरिंग है तो वो फ्लावर देता रहे, कोई फ्रूटिंग प्लांट है तो वो फ्रूट देता रहे, राइट। और ये सिलसिला चलता रहे। सो हम क्या चाहते हैं, ओवरऑल ये गार्डन ब्लूम करे, ठीक। समझ में आया एग्जाम्पल। अब इसी एग्जाम्पल को इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से समझिए, राइट। मान लीजिए ये पूरी की पूरी क्या है, हमारे पास एक बड़ी इकोनॉमी है, पूरे देश की अर्थव्यवस्था है, राइट। सो दिस इज माय एंटायर इकोनॉमी। नाउ इकोनॉमी आल्सो कंप्राइजेस ऑफ डिफरेंट सेट ऑफ सेक्टर्स, है ना, अलग अलग तरह के सेक्टर्स हैं। भाई हमारे पास इंडस्ट्री है, ठीक, तो कुछ हिस्से में इंडस्ट्री आ गई, आई हैव इंडस्ट्री हियर, राइट। अच्छा, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह कॉन्सेंट्रेटेड होगी, इंडस्ट्री भी आपको अलग अलग स्टेट्स में नजर आती है ना इंडिया के, राइट। सो इंडस्ट्री भी ऐसे फैली हुई है, कहीं पर कोई इंडस्ट्री है, कहीं पर कोई इंडस्ट्री है, कहीं पर कोई इंडस्ट्री है, राइट। देन यू हैव एग्रीकल्चर ऑल्सो कमिंग अप, सो इन सम पार्ट्स यू हैव एग्रीकल्चर गोइंग। अब एग्रीकल्चर भी अलग अलग तरह की क्रॉप्स ग्रो की जा रही हैं, राइट। सीजनल क्रॉप्स ग्रो की जा रही हैं और अलग अलग स्केल पे की जा रही हैं। कुछ छोटे फार्मर्स हैं, कुछ मीडियम स्केल फार्मर्स हैं, कुछ बड़े फार्मर्स हैं, लार्ज स्केल फार्मर्स हैं, राइट। सो देन यू हैव सम बिजनेसेस रनिंग इन द इकोनॉमी, छोटे मोटे बिजनेस हैं, कुछ बड़े बिजनेसेस हैं, राइट। सो अलग अलग तरह के बिजनेस रन कर रहे हैं इकोनॉमी के अंदर। सो यू हैव एन एंटायर रेनबो काइंड ऑफ अ थिंग हियर, राइट। पूरा एक रेनबो की तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो हो रही हैं, है ना। सर्विस सेक्टर भी प्रेजेंट है, तो सर्विसेज भी बैठी हैं, ठीक। फिर आपके पास जो है यहाँ पर विमेन एम्पावरमेंट को इनकरेज करने के लिए वी ऑल्सो रिक्वायर सर्टेन, यू कैन से स्मॉल माइक्रो स्केल इंडस्ट्रीज वेयर विमेन आर इन्वॉल्व, राइट। सो कुछ लघु उद्योग है, माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं, खासकर रूरल एरियाज के। अब आप समझ रहे हैं सबकी नीड ही अलग है, सभी बिजनेसेस को एक कॉमन चीज क्या है सब में, दैट ऑल ऑफ दीज एंटिटीज विल रिक्वायर सम फॉर्म ऑफ क्रेडिट, सम फॉर्म ऑफ लोन फॉर देयर बिजनेस टू ग्रो, फॉर देयर इकोनॉमिक एक्टिविटी टू ग्रो, राइट। सो हर किसी को एक वाइटल न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है, और न्यूट्रिएंट क्या है, मनी, राइट। सो एवरीबडी रिक्वायर्स अ वाइटल न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट क्या है सर, रुपी। हर किसी को रुपी की रिक्वायरमेंट है, बोरोइंग के रूप में, उधार के रूप में। भाई उधार मिलेगा तभी तो बिजनेस कर पाएंगे, राइट। सो एवरी बिट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी रिक्वायर्स सम काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट। जैसे पौधों को चाहिए होता है न्यूट्रिएंट, भाई किसी को कैल्शियम चाहिए, सोडियम कमी हो रही है ना, कहीं पर पानी की कमी हो रही है, कहीं पर हम देखते हैं पोटेशियम कमी हो रही है। सो जैसे यहाँ चाहिए पौधे के लिए, वैसे इकोनॉमी में अलग अलग सेक्टर्स में आपको दिखाई दे रहे हैं न्यूट्रिएंट्स चाहिए, राइट। नाउ whose responsibility it is to basically provide credit to all these entities? It is the responsibility of the banks that are nearby, right? So ये gardens है, मैं इसको replace कर रहा हूँ with banks. So imagine करो gardener की जगह imagine that this entity now is bank. This is more like a bank. कि ये एक बैंक है अपने आप में, commercial bank. दिस इज अ कमर्शियल बैंक। ये तो हमारा हो गया सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। दिस इज आवर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस 1 2 3 4, ठीक है ना। सो दीज बैंक्स दे आर सपोज टू प्रोवाइड क्रेडिट टू द एंटिटीज, राइट। आई मीन people who are involved in certain set of economic activities. So it is their job that whatever their requirement is for credit, they should be able to fulfill it, है ना। और इस चीज का ध्यान कौन रखेगा मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर, ये चीफ गार्डनर रखेगा। और ये चीफ गार्डनर कौन है इकोनॉमी के केस में, दिस इज योर आरबीआई ओनली, है ना। तो मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ चीफ गार्डनर को किससे, आई कैन रिप्लेस इट विद आरबीआई, दैट दिस इज माई नथिंग बट आरबीआई ओनली। कि मेरा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इशू करेगा बैंक्स को कि भैया ये अब खारिफ सोइंग का सीजन है, तो अगर फार्मर्स आ रहे हैं आपके पास तो उनको तुरंत लोन्स इशू करें,
राइट ये जो है टाइम पीरियड है जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट की रिक्वायरमेंट है। तो अगर कंपनीज आ रही हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड हु कैन बिल्ड अप दीज प्रोजेक्ट्स इन द कंट्री, यू शुड फंड देम, राइट। सो ये इंस्ट्रक्शंस जो है टाइम टू टाइम इशू करता रहेगा। और क्या कर रहा है टिपिकली, ये जो पूरी कहानी है क्या कर रहा है, दिस इज सिंपली आरबीआई कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ क्रेडिट टू डिफरेंट सेक्टर्स इन द इकोनॉमी, राइट। ये जो पूरा फंक्शन मैंने आपको समझाया क्या है, दिस इज सिंपली आरबीआई, लेट मी राइट इट हियर, this is simply RBI controlling the flow of credit in economy। अब आप कहेंगे सर आरबीआई की रिक्वायरमेंट ही क्यों है ना। उसका बहुत सिंपल सा फंडा है। आप सोचिए कि एक बैंक है डिस्टेंट रीजन में बैठा है, राइट, एक दूर दराज के इलाके में बैठा है। अब इसे कैसे पता चलेगा कि अभी यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है और इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ पे पैसा लगाना चाहिए, right, that I should be diverting most of my money toward let's say agriculture or towards infrastructure, right। इसका तो मायोपिक व्यू होगा, ये तो शॉर्ट एरिया के हिसाब से सोचेगा, ये लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट तो देख नहीं पाएगा। एक जो बर्ड्स आई व्यू है, ईगल्स आई व्यू कहते हैं ना, वो तो ले नहीं पाएगा मैक्रो इकोनॉमिक व्यू। तो मैक्रो इकोनॉमिक व्यू पॉइंट आरबीआई लेगा टाइम टू टाइम, और फिर उसके हिसाब से इंस्ट्रक्शंस इशू करेगा बैंक्स को कि भैया एग्रीकल्चर में रिक्वायरमेंट है, स्टार्ट गिविंग आउट लोन्स टू फार्मर्स राइट नाउ, राइट। सो ये क्या कर रहा है आरबीआई, आरबीआई सिंपली कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी। एंड हाउ डज आरबीआई डू दिस, आरबीआई सिंपली डज इट थ्रू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अभी मैंने आपको बताया ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, लेकिन अगर मैं एग्जैक्टली मतलब टर्म कॉइन करूं, ये क्या है, दीज आर क्रेडिट कंट्रोल टूल्स ऑफ आरबीआई, ठीक है। मतलब मैं इसको थोड़ा सा स्पेसिफिक कर रहा हूं, दिस इज नॉट जस्ट सिंपली इंस्ट्रक्शंस। हाँ, लेमन लैंग्वेज में कह सकते हैं, राइट, सड़क पे चलते हुए आदमी को समझाने के लिए कह सकते हैं आप कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। लेकिन अगर हम सब्जेक्ट रिलेटेड बिल्कुल टिपिकली वो शब्द का इस्तेमाल करना चाहें तो ये क्या है, दीज आर सिंपली क्रेडिट कंट्रोल टूल्स ऑफ आरबीआई और ऑफ एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, क्योंकि इसका भी रोल है। मैंने आपको समझाया था पार्ट 1 में दैट देयर इज रोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी सिंस इट्स इंसेप्शन इन 2016। तो 2016 से जब से एमपीसी आया तब से इसका भी रोल हमें इकोनॉमी में देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये क्रेडिट कंट्रोल टूल्स जो हैं आरबीआई के, दे आर बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है। यहां तक थोड़ा पॉज लेने के बाद समझना कि ये जो क्रेडिट कंट्रोल टूल्स हैं आरबीआई के, ये 2 तरह के हैं, राइट। वन इज डे टू डे बेस्ड फंक्शनिंग, राइट। सो डे टू डे बेसिस पे जो नंबर्स फिगर्स के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिनको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स, राइट। आई एम टेकिंग अ फ्रेश स्क्रीन। सो फर्स्ट इज आई हैव क्वांटिटेटिव टूल्स, and the other one I have is qualitative tools. क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल टूल्स। अब बेटा समझना यहाँ पे, ठीक है। क्वांटिटेटिव का मतलब ऐसी चीज जो क्वांटिफाइबल हो, है ना। क्वांटिफाइबल का मतलब जिसे हम नंबर के थ्रू रिप्रेजेंट कर पाए। क्वांटिफाइबल मतलब समथिंग दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड थ्रू अ नंबर। मतलब ऐसी कोई चीज जिसको हम काउंट कर पाए, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लो तुमको जो है मूंगफली दी, राइट। मैंने तुम्हें ग्राउंड नट दिया, आती है ना सर्दी में मूंगफली आती है, तो मैंने तुम्हें मुट्ठी भर के दी। अब मैं पूछता हूँ क्या ये जो क्वांटिटी है, इज दिस अ क्वांटिफाइबल? यस सर, दिस इज क्वांटिफाइबल बिकॉज यू कैन काउंट। आप काउंट करके कह सकते हो सर ये 40 हैं, 50 हैं, है ना। किसी रूम में रखी हुई चेयर्स क्वांटिफाइबल है। लेकिन मान लो, राइट, मैंने तुम्हें मुट्ठी भर के आटा दिया, अब क्या ये क्वांटिफाइबल है? नहीं है, पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके उसे देखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन क्वांटिफाइबल हो सकता है इन टर्म्स ऑफ लेट्स से केजीज, ठीक है ना। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं तुम्हें कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ, है ना, कुछ लिख के दे रहा हूँ, कुछ कंडीशन बेस्ड चीज़ें हैं, राइट। ये क्या हो जाएंगी? दीज आर बेसिकली गोइंग टू बी क्वालिटेटिव, दीज आर गोइंग टू बी क्वालिटेटिव। सो ये क्या है? क्वांटिटेटिव है, राइट। ये क्या है? क्वालिटेटिव है। मतलब क्या है? सिलेक्टिव है, सिलेक्टिव है अपने आप में।
या फिर कह सकते हैं कंडीशन पर आधारित है, दिस इज कंडीशन बेस्ड, दिस इज कंडीशन बेस्ड. सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इफ एनी बैंक राइट इज इन्वॉल्व्ड इन फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज देन RBI इज गोइंग टू यूज सम टूल. अब कंडीशन पर आधारित हो गया ना कि भैया अगर बैंक फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तभी RBI ये टूल का इस्तेमाल करेगा, वरना नहीं करेगा. तो ये डे टू डे बेसिस पे काम में नहीं आती. डे टू डे बेसिस पे क्या काम में आ रहा है, वो ये टूल काम में आ रहे हैं. ठीक है ना. सो क्वांटिफाइबल, समथिंग दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड थ्रू अ नंबर, समथिंग दैट कैन बी काउंटेड, ऐसी कोई चीज जिसको काउंट कर पाए, है ना. मैं नंबर के थ्रू लिख पाऊँ 5%, 4%, 5, 6, 10. ठीक. सो ये सारे आपको नंबर्स के फॉर्म में दिखेंगे, ये सारे के सारे आपको राइट ये आपको एक इंस्ट्रक्शन के रूप में दिखेंगे या दिखेंगे एक प्रोसीजरल वे में, है ना. सिंपली कहूँ तो ये दिखेंगे आपको प्रोसीजरल वे में, कि एक तरह का प्रोसीजर है ना. जैसे सर्जरी कैसे की जाती है, दिल की सर्जरी कैसे होती है, तो डॉक्टर कहेगा भाई केस टू केस बेसिस पे है तो मैं वहाँ जाके देखूंगा, राइट. बस उसी चीज़ को थोड़ा सा जनरलाइज करके हमने प्रोसीजर डिफाइन कर दिया यहाँ पे. ठीक है ना. सो let me try and show you what are the quantitative tools and what are the qualitative credit control tools of RBI. एक बार देखते हैं. ठीक है. So I have the following quantitative credit control tools. क्या क्या है quantitative tools? Quantitative tools में सबसे पहले मेरे पास है कैश रिजर्व रेशो. कैश रिजर्व रेशो शॉर्ट में इसे कहते हैं हम CRR, राइट. इसी का एक और भाई है जिसे हम कहते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो. दिस इज SLR. Together these two they are called as variable ratios, variable reserve ratios. वेरिएबल रेशियोज अगर दिखाई दे तो भी यही है, रिजर्व रेशियोज दिखाई दे तो भी यही है, वेरिएबल रिजर्व रेशियोज कह दे तो भी यही बात हो रही है. इन्हीं दोनों को मिला के कहा जा रहा है वेरिएबल रिजर्व रेशियोज. देन सेकेंडली यू हैव बैंक रेट. सेकेंडली यू हैव बैंक रेट, राइट. बैंक रेट भी एक तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है. ठीक है. सो बैंक रेट से ही मिलता है हमें रेपो और रिवर्स रेपो रेट. रेपो और रिवर्स रेपो रेट इस समय इकोनॉमी में आप इनको ज्यादा सुनते हैं, राइट. दीज आर द टूल्स दैट यू हेयर मोर अबाउट दीज डेज, है ना. ज्यादातर आपको यही चीजें सुनाई देंगी, रेपो एंड रिवर्स रेपो. सो इनके बीच में भी सिमिलैरिटी है. देन थर्ड दैट आई हैव इज open market operations, OMOs, open market operations of RBI, where RBI basically goes for sale purchase of government securities in the market. Open market operations, इसे शॉर्ट में हम कहते हैं OMOs. ठीक है. इसे बैंक रेट को कहते हैं BR शॉर्ट में. दिस इज कॉल्ड एज BR, बैंक रेट. देन नेक्स्ट यू हैव इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, MSF. मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी साल 2011 में RBI के द्वारा इसको लाया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी. देन यू हैव मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, MSS. मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, MSS. इस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा, MSS पर, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम. एंड द नेक्स्ट वन दैट आई हैव अदर देन दिस अंडर क्वांटिटेटिव ओनली इज SDF रेट. SDF रेट. ठीक है. ये नया टूल है. दिस हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन अप्रैल 2022. अप्रैल 2022 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, अप्रैल 2022. SDF बेसिकली स्टैंड्स फॉर स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट. SDF स्टैंड्स फॉर स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट. स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट. ठीक है ना. शॉर्ट में इसे कहते हैं SDF रेट. ठीक है. सो ये तो है हमारे पास क्वांटिटेटिव टूल्स. कितने हो गए काउंट करके देखें तो, ये पहला हो गया, सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ, दिस इज सिक्स्थ एंड दिस इज सेवेंथ, राइट. अगर आप चाहें तो आप इसे RBI की वेबसाइट पर जाके चेकआउट भी कर सकते हैं, वहां पर भी इसके बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है सारे टूल्स के बारे में. अदर देन दिस यू विल आल्सो एनकाउंटर टर्म्स लाइक LAF कॉरिडोर, राइट. वो भी मैं अपने वीडियो लेक्चर में डिस्कस करूंगा आपके साथ. ठीक है. सो ये तो हो गए हमारे पास 8 ऑफ आई हैव क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल टूल्स. देन आई हैव 4 क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स आल्सो, क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल टूल्स. सो फर्स्ट वन दैट आई हैव इज राशनिंग मेजर्स. राशनिंग की जा रही है, राइट. तो उस तरह के मेजर्स दे रहा है RBI. सेकेंड इज वेरिएशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, मतलब कुछ चेंज करना मार्जिन रिक्वायरमेंट्स में. थर्ड इज मॉरल सुएजन.
मॉरल सुएजन मतलब मॉरल बेसिस पर परसुएड करना, मॉरल सुएजन। एंड देन फोर्थ इज डायरेक्ट एक्शन एंड पब्लिसिटी, डायरेक्ट एक्शन एंड पब्लिसिटी, ठीक है। सो ये चार तरह के हमारे पास क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल टूल्स भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। सो गाइज लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वांटिटेटिव टूल। फर्स्ट क्वांटिटेटिव टूल दैट वी हैव इज CRR, कैश रिजर्व रेशो। देखिए नाम में ही सारी कहानी इसकी छुपी हुई है ना, कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो कैश रिजर्व रेशो so this is going to be simply a reserve with respect to net demand and time liabilities of a bank, है ना, net demand and time liabilities of a bank। अब ये क्या है net demand and time liabilities? देखिए दो चीज़ों की बात कर रहा है ये, demand liabilities और time liabilities, right? So demand deposits of a bank, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ अ बैंक। डिमांड डिपॉजिट्स में क्या क्या आएगा? सेविंग्स अकाउंट आ जाएंगे, आपका करंट अकाउंट आ जाएगा, ठीक। सो सेविंग्स एंड करंट अकाउंट जितने भी डिपॉजिट्स हैं, प्लस टाइम डिपॉजिट्स। टाइम डिपॉजिट्स भी दो तरह के रहते हैं बैंक में जनरली, दिस इज फिक्स्ड डिपॉजिट FD एंड वी हैव RD। सो इसका क्या है? नेट लेना है, नेट मतलब आउट गोइंग इनकमिंग दोनों लेके, राइट। यू हैव टू समराइज इट एंड वट एवर इज द नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, सो अ सर्टेन proportion of it has to be maintained by the bank as a reserve with RBI at all times, right, and this is to be maintained in the form of cash। इसे कैश के रूप में हर बैंक मेंटेन करेगा, है ना, RBI के पास। और ये क्या है? ये एक एवरेज डेली बैलेंस जो होता है ना, उसके रूप में मेंटेन किया जाता है, ठीक है। सो डेफिनेशन से अगर आप देखेंगे तो वो भी वही कहेगा दैट दिस इज सिंपली द एवरेज डेली बैलेंस दैट अ बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन विद RBI एज अ शेयर ऑफ सम परसेंटेज ऑफ इट्स नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज क्या है? बैंक के पास जितने भी सेविंग्स खाते हैं, करंट का अकाउंट्स हैं, जिसमें भी जितना भी डिपॉजिट्स है उसे ऐड कर दीजिए, फिक्स डिपॉजिट्स हैं, रिकरिंग डिपॉजिट्स हैं, RDs हैं, सबको ऐड कर दीजिए, यू विल गेट नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। सो याद रखिएगा, इन्हीं को समराइज करके ना, डिमांड डिपॉजिट्स और टाइम डिपॉजिट्स को हम समराइज करके ही कहते हैं टोटल लाइबिलिटीज ऑफ अ बैंक। दिस इज कॉल्ड टोटल लाइबिलिटीज ऑफ अ बैंक। इसमें और भी एक आध चीज़ ऐड हो जाएगी टोटल लाइबिलिटीज़ में, बट मेजरली ये है बैंक की लाइबिलिटीज़। क्यों? क्योंकि जनता से, पब्लिक से पैसा लिया है ना, सेविंग्स अकाउंट में, करंट अकाउंट में, अब वो वापस देना भी है, इंटरेस्ट के साथ चुकाना है, तो लाइबिलिटी है बैंक की। असेट्स क्या है बैंक के? बैंक के असेट्स हैं लोन्स और क्रेडिट दैट द बैंक गिव्स आउट, दोज आर एसेट्स ऑफ द बैंक, ठीक है। सो सम परसेंटेज ऑफ द टोटल लाइबिलिटीज ऑफ द बैंक हैव टू बी मेंटेन्ड इन कैश बाय द बैंक विद RBI, राइट, एंड दिस नंबर ऑल्सो, है ना, मतलब कितना परसेंटेज मेंटेन करना है, वही हमारा कहलाता है CRR, और ये RBI टाइम टू टाइम नोटिफाई करता रहेगा। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में नोटिफाई दिस फ्रॉम टाइम टू टाइम इन द गजेट ऑफ इंडिया। सो अभी करंटली अगर हम देखें, राइट, सो करंटली CRR इज 4.5%, करंटली CRR इज 4.5%, राइट, एंड आई एम सेइंग दिस इज मोर लाइक अ टूल, है ना। हमने कहा ना ये क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल टूल है, तो टूल से फॉर एग्जांपल जैसे स्क्रू ड्राइवर है, उससे हम स्क्रू को बंद भी कर सकते हैं, वी कैन क्लोज द स्क्रू, वी कैन इवन अनस्क्रू इट, हम खोल भी सकते हैं। सो उसी रूप से लिक्विडिटी के ऊपर कैसे इंपैक्ट डाल रहा है ये देखना ज़रा, राइट। सो लेट मी अज्यूम दैट करंटली CRR इज 4.5, CRR अभी कितना है? 4.5 है ना, 4.5%। सो 4.5% में CRR कैन आइदर बी इंक्रीज्ड or it can be decreased, right? So अगर increase किया जा रहा है, if CRR is increased, what does it mean? See, if CRR is increased from 4.5 to, I am assuming let's say 5%, 5% कर दिया, पहले क्या है, हर बैंक, है ना, 4.5% जो है वो अपना रिजर्व के रूप में मेंटेन कर रहा है RBI के साथ। अभी कितना करना पड़ेगा? 5% मेंटेन करना पड़ेगा, विच मीन्स बैंक इज नाउ रिजर्विंग अ हायर अमाउंट
आउट ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स, राइट? सो बैंक्स क्या है? बैंक्स विल हैव लेस लिक्विडिटी नाउ टू डू बिजनेस. बैंक्स विल हैव लेस लिक्विडिटी इफ आई इंक्रीज CRR. अगर हम CRR को बढ़ा दें तो बैंक्स के पास कम लिक्विडिटी होगी. कम लिक्विडिटी का मतलब क्या है, राइट? मतलब जब भी ये रेज किया जाए, जब भी इसे इंक्रीज किया जाए, बैंक्स विल हैव लेसर लिक्विडिटी, है ना? तो हमने क्या किया, बैंक का लिटरली हमने क्रेडिट स्क्वीज कर दिया है, राइट? सो इसको हम रेफर करते हैं, दिस इज रेफर टू एज क्रेडिट स्क्वीज पॉलिसी. क्रेडिट squeeze policy. And what is going to happen? Because of credit squeeze policy, out of the total credits, some of them have been reserved. अब उसमें से कुछ प्रतिशत रिजर्व कर दिया गया है, right? So credit squeeze हुआ है बैंक का. Now bank is going to lend, right, at a higher rate of interest. Obvious सी बात है, अगर कोई चीज़ कम हो रही है तो उसको अगर आप बेच रहे हैं, right, something that is let's say lesser in number now, and you are trying to sell it off, you are going to sell it off at a higher rate, right? So this will result in lesser liquidity, which means banks will extend credit at a higher rate of interest, at a higher rate of interest. ठीक है ना? सो ये क्या हुआ, क्रेडिट स्क्वीज पॉलिसी विच ऑटोमेटिकली लीड्स टू डियर मनी पॉलिसी. डियर मनी क्यों? क्योंकि अब बैंकों के जो लोन होंगे वो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाएंगे, ठीक है ना? जो भी क्रेडिट थे, जो भी बोरोविंग्स थी, उनके इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाएंगे. सो दिस ऑटोमेटिकली लीड्स टू डियर मनी पॉलिसी. डियर मनी पॉलिसी, ठीक है जी? सो ये तो हुआ एक पार्ट, जब हमने CRR को रेज किया, जब हमने CRR को बढ़ाया, राइट? नाउ इफ आई रिड्यूस CRR, इफ आई डिक्रीज CRR, अगर मैं इसे कम करूं, राइट, इफ आई रिड्यूस CRR, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? सो इफ आई रिड्यूस CRR, द ऑपोजिट इज गोइंग टू टेक प्लेस. बैंक्स विल नाउ हैव मोर लिक्विडिटी टू लेंड. सो बैंक्स विल हैव more liquidity to lend, more liquidity to do business. बैंक्स के पास अब ज़्यादा फंड्स हैं, है ना, बिजनेस करने के लिए ज़्यादा क्रेडिट क्रिएट कर सकते हैं, राइट? सो ये क्या हुआ, दिस इज मोर लाइक क्रेडिट लिबरलाइजेशन पॉलिसी. दिस इज नथिंग बट क्रेडिट लिबरलाइजेशन, क्रेडिट लिबरलाइजेशन पॉलिसी. And if banks have more money to lend now, banks will basically lend at a lower rate of interest. So this in turn automatically leads to banks lending at a lower rate of interest. A lower rate of interest. And thereby this will basically be called as cheap money policy. इसी को हम कहेंगे cheap मनी पॉलिसी. चीप मनी क्यों? चीप मनी इसलिए बिकॉज नाउ बोरोइंग फ्रॉम द बैंक्स हैज़ बिकम चीपर. बैंकों से उधार लेना सस्ता हो गया क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स कम नज़र आ रहे हैं पहले की तुलना में, ठीक है? सो इस प्रकार से दिस इज़ मोर लाइक अ टूल, ठीक है? दिस इज़ मोर लाइक अ टूल यूजिंग विच वी कैन आइदर इंक्रीज इट विच लीड्स टू लेसर फ्लो ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी, है ना? बैंक के पास कम लिक्विडिटी, क्रेडिट स्क्वीज पॉलिसी, बैंक्स हैव इंक्रीज देयर रेट ऑफ इंटरेस्ट, सो डियर मनी पॉलिसी. सो इससे क्या हो रहा है, ओवरऑल लिक्विडिटी इन द सिस्टम इज डिक्रीजिंग, फ्लो ऑफ लिक्विडिटी इज ऑल्सो डिक्रीजिंग. इससे क्या हो रहा है, अगर मैं इसे कम कर दूं, राइट, इफ आई रिड्यूस CRR, इफ आई डिक्रीज CRR, देन बैंक्स विल बेसिकली हैव मोर लिक्विडिटी विच मीन्स दे आर गोइंग टू लेंड मोर, है ना? इससे लिक्विडिटी का फ्लो बढ़ेगा इकोनॉमी के अंदर, ठीक है? अब लेट्स ट्राई एंड इवैल्यूएट विच ऑफ द पॉलिसीज इज गोइंग टू बी फॉलोड एट व्हाट पॉइंट इन टाइम. कौन सी पॉलिसी किस समय पर लगाई जाएगी, इसके ऊपर थोड़ा सा सोच विचार करते हैं, ठीक है? इमेजिन करके देखो, राइट, कि मार्केट में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है, देयर इज टू मच ऑफ लिक्विडिटी, टू मच ऑफ मनी चेजिंग टू फ्यू ऑफ गुड्स, विच मीन्स देयर इज इन्फ्लेशनरी प्रेशर इन द इकोनॉमी. डिमांड बेस्ड इन्फ्लेशन देखा जा रहा है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर है अगर इकोनॉमी में, तो उस समय में क्या करेगा, उस समय में सिंपली RBI will direct the banks that you need to release less liquidity.
है ना। आप जो है क्रेडिट दें लेकिन ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे दें, और आप अपनी लिक्विडिटी, बैंक से लिक्विडिटी को कम कर दें, है ना। सो एट इन्फ्लेशनरी टाइम्स या ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ इन्फ्लेशन, ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ इन्फ्लेशन, which policy will be followed during times of inflation? This policy will be followed. इस पॉलिसी को फॉलो किया जाएगा, है ना, जहाँ पर क्रेडिट को स्क्वीज कर दिया जाए और फिर बैंक्स लेंड करें लेकिन हायर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट पे लेंड करें, सो डियर मनी पॉलिसी। एंड ड्यूरिंग रिसेशनरी टाइम्स, ड्यूरिंग रिसेशनरी टाइम्स या रिसेशनरी ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं, मतलब इकोनॉमी जो है वो स्लो डाउन से पास कर रही है, या ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ स्लो डाउन इन द इकोनॉमी, विच पॉलिसी विल बी फॉलोड? दिस पर्टिकुलर पॉलिसी विल बी फॉलोड, जहाँ पर क्रेडिट को लिबरलाइज किया जाए, राइट, क्रेडिट को लिबरलाइज किया जाए, बैंकों के हाथ में ज़्यादा रुपया रहे जिससे कि ज़्यादा क्रेडिट क्रिएशन हो, बैंक्स अपने इंटरेस्ट रेट्स को लोअर डाउन करें जिससे कि प्रोडक्टिव एरियाज़ की ओर, प्रोडक्टिव सेक्टर्स की ओर ज़्यादा लिक्विडिटी के फ्लो से प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए, है ना। तो आप समझिए ये क्या है, एक्शन रिएक्शन के रूप में है कि हमें क्या दिख रहा है इकोनॉमी में, उसके हिसाब से ही आरबीआई जो है रिएक्ट करेगा। सो अगर इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा मनी दिख रहा है, टू मच ऑफ मनी, राइट, देयर इज इन्फ्लेशन, देयर इज डिमांड बेस्ड इन्फ्लेशन स्पेशली, देन आरबीआई इज गोइंग टू basically increase CRR or it is going to raise CRR if there is slowdown or recession in the economy and there is less of demand in the economy. Demand जो recede कर रही है, demand कम हो रही है अगर इकोनॉमी में, राइट, प्रोडक्शन लेवल्स घट रहे हैं अगर इकोनॉमी में, तो क्या करेगा, प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए सिंपली आरबीआई इज गोइंग टू डायरेक्ट द बैंक्स दैट यू नीड टू यू कैन नाउ कीप लेसर अमाउंट ऑफ CRR, है ना। सो क्या करेगा, सिंपली डिक्रीज या रिड्यूस कर देगा CRR को, ठीक है। सो इस प्रकार से समझिएगा दैट CRR इज मेजरली अ क्वांटिटेटिव टूल अंडर विच banks are supposed to maintain some amount, है ना, some percentage of their net demand and time liabilities. So net demand and time liabilities daily निकालता है बैंक, उसके हिसाब से जो भी CRR होगा, है ना, जैसे 4.5 है तो 4.5% of net demand and time liabilities of today every bank is supposed to maintain. याद रखिएगा रेट यूनिफॉर्म रहता है, राइट, दिस रेट रिमेन्स यूनिफॉर्म फॉर ऑल द बैंक्स। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर बैंक को ज़्यादा रखना है, किसी पर्टिकुलर बैंक को कम रखना है, ये सिंपली ये नंबर जो है ना 4.5 ये सेम रहेगा, दिस इज गोइंग टू रिमेन सेम फॉर ऑल द बैंक्स, दिस रिमेन्स सेम फॉर ऑल द बैंक्स, दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज, ये नहीं बदलेगा, है ना। अगर बदलता है, जैसे फॉर एग्जांपल आरबीआई ने इसे 5 किया तो 5 करने के केस में सभी बैंकों के लिए बदल जाएगा, और अगर इसे 4 कर दे, है ना, रिड्यूस करके 4 कर दे, 4% कर दे, 4% करने के केस में सभी के लिए कम हो जाएगा, ठीक है ना, चाहे बैंक बड़ा हो छोटा हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। सो दिस रेट रिमेन्स यूनिफॉर्म थ्रू आउट द इकोनॉमी फॉर ऑल द बैंक्स, राइट। अगर चेंज है तो चेंज किस वजह से है, इट इज़ मेजरली बिकॉज ऑफ either inflation or slowdown or recession in the economy. Now one more thing also please remember, RBI does not change this rate too much. RBI ना इसको बहुत frequently change नहीं करता है, मतलब ये जो है अपने आप में पॉलिसी रेट के रूप में या पॉलिसी मेजर के रूप में इस्तेमाल नहीं होता ज़्यादा, इसको बहुत ही रेयरली इसको चेंज किया जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड के बाद इसे चेंज किया जाता है, मतलब कि सिंपली समझें तो ये पॉलिसी रेपो रेट की जगह नहीं ले सकता है, ठीक है ना। वीडियो लेक्चर में आगे आप देखेंगे पॉलिसी रेपो रेट। सो पॉलिसी रेपो रेट जिसके थ्रू आरबीआई चेंजेस करता है लिक्विडिटी में ज़्यादातर इकॉनमी में, उसकी जगह नहीं ले सकता। ये क्या है, ये बहुत बहुत कम फ्रीक्वेंसी से इसको बदला जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ योर CRR, ओके गाइज। सो नेक्स्ट क्वांटिटेटिव टूल दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज बैंक रेट। So bank rate is simply the rate of interest at which RBI goes for rediscounting and refinancing facilities. So RBI की ओर से जो रीडिस्काउंटिंग रीफाइनेंसिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं बैंकों को, है ना, वो रेट जिस रेट पे की जाएगी दैट रेट इज़ बेसिकली बैंक रेट। सो इसकी डेफिनेशन में ही आपको ये चीज़ दिखेगी दैट बैंक रेट इज़ सिंपली दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट at which RBI, Reserve Bank of India, is ready to buy or rediscount bills of exchange or even other commercial papers, right? मतलब कि अगर प्राइवेट सिक्योरिटीज़ हैं सो उनको अगर ख़रीद रहा है RBI तो स्टैंडर्ड अपने एक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ख़रीदेगा। स्टैंडर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, दैट स्टैंडर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ योर बैंक रेट, राइट। सो बैंक रेट इज़ दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच RBI goes for
रीडिस्काउंटिंग एंड रीफाइनेंसिंग फैसिलिटीज फॉर बैंक्स। ठीक है जी। एंड दिस पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑल्सो एप्लीकेबल व्हेन आरबीआई लेंड्स टू द गवर्नमेंट। सो दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट, बैंक रेट, is also applicable when RBI lends to the government. So this rate is also applicable when RBI lends to the government. ये उसमें भी applicable रहेगा। और इस रेट ऑफ इंटरेस्ट की खास बात ये है कि अगर आप इसे कंपेयर करेंगे पॉलिसी रेपो रेट के साथ तो ये पॉलिसी रेपो रेट से ज़्यादा मिलेगा, राइट। सो बैंक रेट इज हायर than रेपो रेट। जो हमारा पॉलिसी रेट है उससे ये हायर मिलेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है, दैट बैंक रेट इज अलाइंड टू MSF एज वेल एज रेपो। ये जो बैंक रेट है दिस इज बेसिकली अलाइंड टू MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, एंड रेपो रेट। ठीक है, जहाँ पर ये रेपो से आपको 25 बेसिस पॉइंट ज़्यादा मिलेगा। मतलब कि अगर रेपो 6.5 है, 6.5 है, सो आपको बैंक रेट 6.75% के रूप में दिखेगा, जो कि अभी है भी, राइट। सो करेंटली बैंक रेट इज़ 6.75%, है ना। आप देखेंगे अभी तो रेपो रेट हमें कम नज़र आएगा। रेपो रेट करेंटली इज़ 6.5%। सो अगर रेपो रेट को बढ़ाया जाता है, राइट, मान लीजिए 6.75 कर दिया गया, तो ये ऑटोमेटिकली 7% चला जाएगा, ठीक है। और MSF रेट और ये सेम रहते हैं, राइट। सो करेंटली बैंक रेट इज सेम एज MSF रेट, दिस इज सेम एज MSF रेट। सो जो MSF रेट है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है, सेम उतना ही बैंक रेट भी है ना। तो सिंपल सा फंडा ये है कि दोनों ही रेपो से लिंक कर दिए गए हैं। जब भी रेपो बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली MSF भी बढ़ जाएगा, राइट, और रेपो भी बढ़ जाएगा। अभी लेक्चर के आगे हम कंटिन्यू करेंगे, उसमें हम समझेंगे MSF रेट क्या है, राइट। आई एम ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू अंडरस्टैंड व्हाट इज रेपो रेट, ठीक। अब सिंपली फंडा समझिएगा कि रेपो को बेसिकली RBI ने इंट्रोड्यूस किया 1992 में। उससे पहले जब बैंकों को उधार लेना होता था और उस समय इकोनॉमी में जो मेजरली पॉलिसी रेट के रूप में उपयोग किया जाता था वो था बैंक रेट, right? But once repo rate was introduced, slowly and gradually repo rate started to take that place, right? Where banks also realized that repo rate is basically better, it is slightly less, and that is why banks preferred to borrow from RBI under repo compared to bank rate, है ना। बैंकों के लिए भी तो सिंपल सा फंडा है ना, that how much are they able to make money? बैंक जितना ज़्यादा पैसा बना पाएगा उसी हिसाब से कस्टमर्स को सर्व कर पाएगा, उतना ही बेटर दिखेगा, फंक्शनिंग बेटर होगी, राइट। सो बैंक्स ने रियलाइज़ किया कि अगर मैं रेपो के अंडर जाके बोरो करता हूँ RBI से तो मुझे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होगा, जबकि अगर मैं बैंक रेट के अंडर बोरो करूँ, राइट, सॉरी ये मैंने रेपो लिख दिया, बट दिस इज बैंक रेट, दिस इज बैंक रेट, राइट। सो रियलाइज़ किया कि अगर मैं बैंक रेट के अंदर जाके बोरो करता हूँ कंपेरेटिवली, माई रेट ऑफ इंटरेस्ट इज स्लाइटली हायर। सो स्लोली एंड ग्रेजुअली व्हाट वी आर सीइंग इज दैट सिंस 1992 बैंक्स हैव स्टार्टेड टू मूव टुवर्ड्स रेपो मोर। बैंक्स भी रेपो की तरफ ही बढ़ रहे हैं, और यही हमारा गोल भी था, यही हमारा उद्देश्य भी था कि बैंक्स बैंक रेट पर ना रिलाई करके ज़्यादातर किस पर रिलाई करें, रेपो रेट पर रिलाई करें, क्योंकि वो बेहतर है इससे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर ये जो बात कर रहे हैं ना, बाय और रीडिस्काउंट बिल्स ऑफ एक्सचेंज कमर्शियल पेपर्स, ये सारी प्राइवेट सिक्योरिटीज़ हैं, जबकि रेपो में जो बोरोइंग होती है RBI से, दैट टेक्स प्लेस अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। सो प्राइवेट सिक्योरिटीज़ के मुकाबले गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ज़्यादा बेहतर है। इसी कारणवश, राइट, RBI चाहता है कि बैंक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में ज़्यादा पैसा निवेश करें, उनको ज़्यादा होल्ड करें और उनके अगेंस्ट बोरो करें,
फॉर डे टू डे पर्पसेस, राइट, एंड नॉट प्राइवेट सिक्योरिटीज, ठीक है ना। सो फैसिलिटी है, फैसिलिटी एग्जिस्ट करती है, बट बैंकों का रुझान भी किस तरफ है, बैंक्स प्रेफर क्या करते हैं, बैंक्स प्रेफर टू बोरो अंडर रेपो रेट कंपेयर टू बैंक रेट, ठीक है। सो ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, दैट ए दिस इज दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच आर आरबीआई सेंट्रल बैंक प्रोवाइड्स रीडिस्काउंटिंग रीफाइनेंसिंग फैसिलिटीज, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली दिस इज दैट रेट under which RBI lends to the government. Thirdly, this is the rate, I mean not just RBI, to even other financial institutions. अगर किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी लेंड कर रहा हो तो भी RBI यही रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रेफर करेगा, ठीक है ना। तीसरी बात जो याद रखनी है कि ये हमेशा ज़्यादा ही दिखेगा, दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी हायर, राइट, compared to repo rate, and this rate is aligned to MSF rate as well as repo rate. So जो भी repo rate में चेंज होगा, बढ़ेगा तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, repo rate घटेगा तो ये भी ऑटोमेटिकली घट जाएगा, ठीक है ना। अब समझिएगा कि ये अपने आप में, राइट, दिस इज नॉट अ मेजर पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड इन इंडियाज सेंट्रल बैंक, राइट। दिस इज बैंक रेट इज नॉट used as a major policy instrument today. In fact, we say this is more like a penalty rate. Bank rate is more like a penalty rate. और आप समझ भी गए होंगे क्यों ये पेनल्टी रेट के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि मान लीजिए एक बैंक है ना, मैं कहता हूँ XYZ एक बैंक है, राइट, दिस इज अ बैंक, एंड इफ इट हैज़ टू बोरो मनी फ्रॉम RBI, इसके पास 2 रास्ते हैं बोरो करने के RBI से। पहला रास्ता क्या है, फर्स्ट वे इज दैट इट कैन बोरो अंडर रेपो, वेयर रेपो इज गोइंग टू बी लेट्स से 6.5%। जैसे मैंने बताया बैंक रेट अभी 6.75 है ना, और मैंने ये भी बताया कि बैंक रेट हमेशा ज़्यादा ही मिलेगा रेपो से। सो रेपो जो है कितना है, इट इज 6.5%, वेयर एज माई बैंक रेट, सेकेंड ऑप्शन जो है बैंक रेट इज 6.75%, है ना। तो आप ही बताओ कि अगर आप एक बैंक है XYZ और आपको बोरो करना हो पैसा RBI से, आप किस पे प्रेफर करेंगे, ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू बोरो अंडर रेपो बिकॉज दिस इज लेसर। बट इन केस यू डू नॉट हैव गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू यूज एज कोलैटरल, अगर आपके पास प्लेज करने के लिए नहीं है, RBI के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज प्लेज करने को नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, आपको प्राइवेट सिक्योरिटीज के अंडर जाके बैंक रेट के अंडर बोरो करना पड़ेगा। और इसीलिए आप जब हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे तो ये क्या बन गया, दिस बिकम्स मोर लाइक अ पेनल्टी रेट, है ना, ज़्यादा पे करना पड़ रहा है मतलब पेनल्टी रेट। सो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आज की डेट में दिस इज नॉट यूज्ड एज अ मेजर पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, in fact this is used more like a penalty rate. Or next let's try and understand how this is used as a tool. So अभी currently bank rate है हमारे पास 6.75, currently bank rate is 6.75%, right? So अगर इसको बढ़ाया जाए, मान लीजिए बढ़ा देते हैं 6.75 से, let's say we take it to 7%. So बैंक रेट को इंक्रीज कर दिया, रेज कर दिया। अगर इसे रेज करें तो क्या होगा, see obviously if this rate is being increased, banks will borrow less from RBI, right? So if this is increased, banks will borrow less from RBI, and if they borrow less from RBI, this means their credit creation capacity also reduces. पहले के मुकाबले जितना क्रेडिट क्रिएट करते ज़्यादा बोरो करके, उसके मुकाबले तो कम ही क्रेडिट क्रिएट होगा ना, राइट। सो दिस रिड्यूसेस क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ बैंक्स। दिस रिड्यूसेस क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी of banks, and if this is reducing credit creation capacity of the banks, अगर ये credit creation capacity को कम कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, banks जो हैं अब higher rate of interest पर ही उधार देंगे। भाई उन्हें जब ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बोरो करना पड़ रहा है तो आगे भी तो ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ही चार्ज करेंगे, राइट। सो बैंक्स इन टर्न, बैंक्स देयर बाय विल चार्ज हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट
ऑन लोन्स। और ये क्या है हमारे पास, व्हाट इज दिस कॉल्ड, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज डियर मनी पॉलिसी। इसी को हम कहते हैं डियर मनी पॉलिसी, क्योंकि क्रेडिट जो है वो डियरर हो गया, मनी हैज बिकम डियरर, है ना। अगर आप उधार लेने जाए बैंकों के पास तो आपको ज़्यादा पे ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। इसी का ऑपोजिट क्या होगा, द ऑपोजिट ऑफ दिस इज दैट बैंक रेट इज रिड्यूस्ड, बैंक रेट इज रिड्यूस्ड, इसको कम किया जा रहा है, राइट, इट इज बीइंग लोअर्ड। So if bank rate is reduced, lowered, let's say it is reduced to 6.5%, अब क्या होगा, बैंक ज़्यादा बोरो करेंगे, so banks will have a tendency of borrowing more, so banks borrow more from RBI, ठीक है। This in turn now increases the credit creation capacity, this increases credit creation capacity of banks, ठीक है ना। अब क्या होगा, बैंक्स जो हैं वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन देने को तैयार होंगे, राइट। सो बैंक्स विल नाउ स्टार्ट लेंडिंग एट अ लेसर रेट ऑफ इंटरेस्ट, सो बैंक्स विल लेंड एट अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि भाई जब आरबीआई से उधार ले रहे हैं तो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेना पड़ रहा है कंपेयर टू अर्लियर, सो बैंक्स आगे भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन देने को तैयार हो जाएंगे, सो बैंक्स विल लेंड एट अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक। नाउ दिस इन टर्न लीड्स टू व्हाट पॉलिसी, दिस लीड्स टू चीप मनी पॉलिसी, चीप मनी पॉलिसी। व्हाई चीप मनी पॉलिसी, क्योंकि अब बैंक से उधार लेना सस्ता हो गया है, चीपर हो गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको भी एक टूल के रूप में यूज किया जाता है। सो बैंक रेट इज यूज्ड एज अ टूल बाय आरबीआई टू बेसिकली इंक्रीज और डिक्रीज लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। कैसे इंक्रीज डिक्रीज हो रही है कि भाई जब इंक्रीज किया तो ऑटोमेटिकली लिक्विडिटी का फ्लो कम हो जाएगा, और जब रिड्यूस किया, लोअर डाउन किया, तो लिक्विडिटी का फ्लो बढ़ जाएगा। अब सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, पॉज करके वीडियो को सोचिएगा इसका सवाल, कौन सा स्टेप आरबीआई के द्वारा कब लिया जाएगा, राइट। व्हाट इज दैट कंडीशन व्हेन आरबीआई विल प्रेफर टू बेसिकली इंक्रीज और रेज बैंक रेट, और लेट्स से रिड्यूस और लोअर डाउन बैंक रेट, है ना। अब जैसे मैंने बताया कि भाई ये तो लिंक्ड है रेपो से, सो सिंपल सा फंडा है कि आरबीआई अगर रेपो बढ़ा रहा है तो बैंक रेट बढ़ जाएगा, और अगर रेपो को लोअर डाउन करता है तो बैंक रेट भी लोअर डाउन हो जाएगा। तो रेपो को बढ़ाया या घटाया कब जाता है ना। सो सिंपल सा फंडा है, during times of inflation we want less liquidity to flow। इन्फ्लेशन के समय पर हम चाहते हैं कि लिक्विडिटी का फ्लो घट जाए, राइट। सो ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ इन्फ्लेशन और व्हेन देयर इज टू मच ऑफ लिक्विडिटी फ्लो इन द इकोनॉमी वी वांट लेसर लिक्विडिटी फ्लो। देखिए इसका नेट इंपैक्ट क्या हो रहा है, इसका नेट इंपैक्ट ये हो रहा है कि लिक्विडिटी का फ्लो कम हो रहा है, राइट। लिक्विडिटी फ्लो रिड्यूसेस, राइट। सो ये कब होगा, जब पहले से परसिस्टिंग कंडीशन क्या होगी, लिक्विडिटी का फ्लो ज़्यादा होगा। ज़्यादा का मतलब इन्फ्लेशनरी प्रेशर होगा इकॉनमी में, डिमांड पुल इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा होगा, टू मच ऑफ मनी इज चेजिंग टू फ्यू ऑफ गुड्स, राइट। और ये कब किया जाएगा भाई, सिंपल यहाँ से समझो कि चीप मनी पॉलिसी का मतलब ये है कि मनी के फ्लो को बढ़ाया जा रहा है। सो ऑल टुगेदर दिस विल लीड टू हायर फ्लो ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। सो अगर मनी पहले से कम हो तब मनी के फ्लो को बढ़ाएंगे ना। सो इसका मतलब ये कब किया जाएगा, दिस विल बी टेकन ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ स्लो डाउन और ड्यूरिंग रिसेशनरी ट्रेंड्स। सो जब रिसेशन हो इकोनॉमी में, जब स्लो डाउन हो इकोनॉमी में, डिमांड घट रही हो, लोग डीले कर रहे हो अपने परचेजेस, इंटरेस्टेड नहीं हो खरीदने में, है ना, प्रोडक्शन जो है वो कम हो रहा है, घट रहा है इकोनॉमी में। सो ऐसे टाइम पर, राइट, आरबीआई इज गोइंग टू टेक द स्टेप ऑफ रिड्यूसिंग द बैंक रेट, ठीक है। सो टूल और उसका एप्लीकेशन दोनों पार्ट आपको समझ में आने चाहिए, तभी ये दिस इज गोइंग टू मेक सेंस टू यू, ओके।